इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, एसआईआर की नई लिस्ट से हलचल जो है वो बढ़ गई है। मंत्रियों की विधानसभा सीट पर बड़ा बदलाव हुआ है। सीटों पर 50,000 से 1.25 लाख तक वोट जो है वो काटे गए हैं। सबसे ज्यादा ब्रजेश पाठक की सीट में वोट कटे हैं। लखनऊ कैंट सीट पर भी 34.18% नाम जो है वो काटे गए हैं। तो आपको बता दें, ब्रजेश पाठक की विधानसभा सीट को लेकर एसआईआर की नई वोटर लिस्ट के बाद अब राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। नई सूची में कई सीटों पर मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक वोटरों के नाम कटे हैं, जिससे राजनीतिक दलों में अब चिंता बढ़ गई है। सबसे अधिक असर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट पर बताया जा रहा है, जहां लखनऊ कैंट क्षेत्र में करीब 34% नाम जो है वो मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस बदलाव को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल लिस्ट जो जारी हुई उसे लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। एसआईआर की नई लिस्ट से अब हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो सीट है उस क्षेत्र से कई नाम जो है वो काटे गए हैं, जिसे लेकर अब राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। इसके साथ ही विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है। पारदर्शिता की मांग जो है वो विपक्ष पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा अगर वोट काटे गए हैं तो ब्रजेश पाठक की सीट से वो वोट कटे हैं। लखनऊ कैंट सीट पर 34% नाम जो है वो काटे गए हैं। तो आपको बता दें, कल पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई। उसके बाद से अब राजनीतिक हलचल जो है इसे लेकर तेज हो गई है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जब से लिस्ट जो है वो जारी हुई है तब से राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है उनके सीट से कई नाम जो है कटे हैं। क्या वजह हो सकती है? इतनी बड़ी कटौती की वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा, एसआईआर को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही थी। जब घोषणा की बात कही गई थी कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तब से ही देखिए राजनीति हो जा रही थी। अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि आप सपा के वोट काटना चाहते हैं, आप डर गए हैं, आप जान रहे हैं कि आप जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। तमाम देखिए वो आरोप भी उसके बाद लगाते नजर आए और लगातार राजनीति जारी रही। लेकिन इन सब चीजों के बीच में देखिए अब एसआईआर के जो आंकड़े हैं वो आ गए हैं और लखनऊ की जो कैंट विधानसभा क्षेत्र है, जो ब्रजेश पाठक का गढ़ है, देखिए वहीं पर 34%, 33 से 34% का वो डाटा है जो बताता है कि नाम जो है वोटर्स के वो कटे हैं। बहरहाल बगल की विधानसभा है सरोजनी नगर विधानसभा, जहाँ पे डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक चुन करके आते हैं, काफी अच्छा अपना नाम रखते हैं। बीजेपी के खाते में वो सीट भी है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा वोटर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन उससे 10 बगल के इलाके में, यानी कैंटनमेंट के इलाके में अब आप देखिए कि वो विधानसभा के अंदर नाम जो है वो कटते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है और तकरीबन 34% वो नाम है जो कट गए हैं, जिसके बाद राजनीति तेजी चल रही है। और देखिए लगातार जो बयानबाजी है वो भी अब इसमें आगे सुनने को जो है और इसी प्रकार से आगे भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में प्रज्ञा वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनुराग, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि 34% नाम जो है वो काटे गए हैं, ऐसे में ब्रजेश पाठक की राजनीतिक स्थिति पर क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में अगर वहां से लोगों का नाम का लिस्ट में कटता है तो एक संख्या जो है वो एक अनुपात में कहीं ना कहीं कमी आती है। कमी आने का देखिए तमाम कारण है। कई लोग विस्थापित हो गए या फिर कई लोग डुप्लीकेट वोटर थे, नाम जो है वो काटे गए हैं। यानी कि वो तमाम ऐसे लोग जो अलग जगह के रहने वाले हैं, गृह जनपद उनका कोई और है, लेकिन वो कैंटनमेंट विधानसभा के अंदर रहे थे। देखिए ये सारे लोग हैं जिनके नाम जो है वो कटे हैं और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसका जो असर है देखिए वो आने वाले चुनाव की 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश दरवाजे पे खड़ा है प्रज्ञा। ऐसे में देखिए प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को इन चीजों का मिलेगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए अनुराग कि ये जो वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी कटौती की गई, वो क्या कोई प्रशासनिक गलती है या जानबूझकर इतनी बड़ी कटौती की गई है?
देखिए राजनीतिक डाटा है, माफ कीजिएगा, ये एसआईआर का चुनाव आयोग का डाटा है और चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ के माध्यम से जो डाटा इकट्ठा किया और ग्राउंड पर जाकर के जो अधिकारियों ने डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद देखिए ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया है उसको करा गया है और एसआईआर की ये पूरी शीट जो है वो तैयार करी गई है। बहरहाल लखनऊ में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे डुप्लीकेट वोटर्स बहुत ज्यादा होने की बात कही जा रही थी और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर जो थे वो बहुत ज्यादा थे। लखनऊ क्योंकि एक हब है और पूर्वांचल से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए। ऐसे में जो कई सारे ऐसे वोटर जिनके पूर्वांचल में उनके कार्ड बने हुए थे, वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अप्लाई फॉर कर रखा था या फिर यहाँ पर भी था। ऐसे में देखिए उनके नाम जो है वो काटे गए हैं और उसके बाद ही जो है आगे की चीजें हुई है। बहरहाल जो 34% नाम है वो कटे हैं, यानी लखनऊ के सबसे ज्यादा नाम जो कटे हैं वो ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र कैंट विधानसभा से कटे हैं। राजनीतिक पंडितों का कंजी मैंने बताया कि उनका कहना है कि इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग ने अब डाटा स्पष्ट कर दिया है। अब देखना रहेगा कि 27 के चुनाव में ब्रजेश पाठक की जो सीट है उस पर क्या होता है। बिल्कुल अनुराग, एक सवाल, जी बिल्कुल अनुराग, एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया इस पूरे लिस्ट के बारे में, तो जिनके नाम कटे हैं क्या उन्हें ये चांस दिया जाएगा कि दोबारा से वो अपना नाम जुड़वा सके? इस तरह की कोई प्रक्रिया का ऐलान? देखिए पहले ही कई चरणों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है प्रज्ञा वो करी जा चुकी है और पहले जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो उसके बाद ही जिनके नाम कटे थे उनको अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 की बात जो है वो कही गई थी। अब देखिए अप्लाई करने की बात नहीं है क्योंकि अब पूरी फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रज्ञा वो आ गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें एसआईआर की नई लिस्ट जो है वो जारी की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के वृंदावन स्थित केशी घाट पर यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें वोटिंग कर रहे श्रद्धालुओं की मोटर बोट का पंख पैटून पुल की रस्सी में फंस गया, जिससे नाव जो है अनियंत्रित होकर डूब गया। इस नाव में चालक समेत कुल 37 श्रद्धालु सवार थे। करीब 9 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मोटर बोट को नदी की रेत से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 10 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं आपको बता दें 22 श्रद्धालुओं को पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी भी 5 लोग जो है वो लापता है, जिनकी तलाश के लिए सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। प्रशासन और राहत दल लगातार मौके पर मौजूद है और जांच जो है वो लगातार जारी है। तो आपको बता दें कल मथुरा में ये बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। कई लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया जा चुका है, उनकी हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन, गोताखोर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार काम में जुटी हुई है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। तो आपको बता दें ये बड़ा हादसा जो है मथुरा के केशी घाट पर हुआ, जहां एक नाव पलट जाने से कई लोग जो है उसमें डूब गए। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, कल से ही इस घटना पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है? कितनी बड़ी संख्या में टीमें जो है वहां मौजूद है और अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए प्रज्ञा, ये वृंदावन में कल 3:30 बजे लगभग जो है हादसा हुआ था। शुक्रवार को ये हादसा इतना जबरदस्त हुआ था कि इसमें एक नाव में 37 यानी 37 लोग सवार थे और 37 लोग जो है नौका विहार कर रहे थे और पंजाब के लुधियाना के ये लोग रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये 37 लोग जो है जब नाव में चल रहे थे तभी जो है नाव की गति तेज होने की वजह से पैंटून पुल जो बना हुआ होता है उस पैंटून पुल में नाव घुस जाती है और ये सारे लोग उसमें डूब जाते हैं। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है प्रज्ञा, जिसमें लोग डूबते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ नाविक लोग आते हैं और उनको बचाने का प्रयास करते हैं जब तक लोग जो है डूब चुके होते हैं, जिसमें तत्काल मौके पर जो है प्रशासन पहुंचता है, कुछ डीएम पहुंचते हैं और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह खुद मौके पर पहुंच जाते हैं तत्काल रूप से और उसमें जो है सर्च ऑपरेशन का काम शुरू हो जाता है। तभी जो है 10 लोगों की डेड बॉडी रिकवर होती हैं, जिसमें
10 कैजुअलिटी जो है सामने आ जाती हैं। 22 लोगों को हालांकि प्रशासन ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 22 लोग इसमें अभी इलाजरत हैं और जो 10 लोग हैं उनकी जो है मतलब दर्दनाक मौत हो जाती है। प्रज्ञा, सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो 5 लोग और थे अभी उनका पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन 5 लोगों का अभी भी जो है इसमें पता नहीं चल पा रहा है। अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सेना की टुकड़ियां इसमें काम कर रही हैं, लेकिन अभी उन 5 व्यक्ति जो हैं, 5 लोग हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ हैं, किधर चले गए, कहीं कोई खो में बैठ गए नीचे नदी में, या कहीं आगे पानी के बहाव में बह गए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें लगातार चल रहा है। अभी भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रज्ञा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मरने वालों को और इसमें जो है 50-50 हजार रुपए घायलों के लिए देने की घोषणा भी करी है। जी बिल्कुल फारूक, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, राहत बचाव के लिए भी निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है फारूक कि प्रशासन के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रशासन की तरफ से क्या जवाबदेही इस मामले को लेकर दी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग जो है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं, उस वक्त प्रशासन कहाँ था, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? देखिए प्रज्ञा, साफ तौर पर लोगों का यहाँ पर कहना है, अभी मैं लोगों से बात करूंगा, मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनसे ही बात करूंगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि लाइफ जैकेट इन लोगों की, नाविकों की नहीं होती है इनके पास जो है, और ओवरलोडिंग करते हैं, यानी क्षमता से अधिक सवारियां बैठाते हैं। जब क्षमता से अधिक सवारियां बैठेंगी तो ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती रहेंगी। तो इस पर तो प्रशासन को अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, और ये भी नाविकों के लिए कहीं ना कहीं जो है गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उनको नाव चलानी है, और फिर किस तरीके से वो जो हाथ से जो नाव चलाते थे पहले, और अब उसमें इंजन लगा लिए गए, उनकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। हालांकि जब वो लोग उसमें नाव में बैठे थे तभी वो भजन कीर्तन कर रहे थे। एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, राधे राधे नाम का जप किया जा रहा था, भजन चल रहा था उनका, लेकिन कुछ ही क्षणों में ये हादसा हो जाता है और सभी लोग डूब जाते हैं। उन्होंने कुछ लोगों का, चश्मदीद का कहना है कि उनको कहते हुए सुना गया है कि अभी जो है स्लो कर लो इसको, तेज गति में नाव को मत चलाओ, लेकिन फिर भी लोग तेज गति में जो है बिल्कुल फारूक, क्योंकि आप मौके पर भी मौजूद हैं और आपके साथ अगर कुछ लोग हैं तो उनसे भी बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई थी और वजह क्या था इस घटना का। नहीं, ये बताइए, ये घटना जो है किस वजह, क्या नाम है आपका, बताएं भैया। राहुल जी है। राहुल जी, ये घटना किस वजह से हुई है बताइए। घटना के 3 मुख्य कारण है, एक ओवर स्पीडिंग, एक ओवर चार्जिंग और लाइफ जैकेट ना होना। इस वजह से ये प्रशासन की मूलभूत मथुरा नगर निगम की बहुत बड़ी कमी है। ना ये कोई रेट सूची आपको मिलेगी, इन नाव वालों की मनमाने रेट लेते हैं, मनमानी स्पीड से चलाते हैं, ना कोई स्पीड की लिमिट है, ना इन लोगों के पास कोई लाइसेंस है। आपको यहाँ पे 6 साल का बच्चा भी मैं नाव चलाते हुए अभी दिखा सकता हूँ लाइव। ये स्थिति यहाँ पे है, ना लाइफ जैकेट देने, ना रेट इनके कोई से है, ना निगम का कोई यहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, ना इनकी हम शिकायत कर सकते हैं, ना हम इन्हें सुझाव दे सकते हैं। इनकी तो निगम की तरफ से हमारे लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले हमें चाहते हैं निगम के कर्मचारी निलंबित हों, और जब तक यहाँ इनका ऑफिस ना बने घाटों पे, चाहे वो वृंदावन का घाट हो, चाहे मथुरा के घाट हो, चाहे गोकुल के घाट हो, जब तक इनके ऑफिस ना बन जाए, जब तक एक कार्रवाई को हम यहीं रुकवा देनी चाहिए। नाव बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए जब तक, क्योंकि इनके कोई लाइसेंस इनके पास नहीं है, ना इनकी कोई 18 साल उम्र होती है, कभी कोई 60 साल का चला रहा है, कभी कोई 6 साल का चला रहा है। इनकी यही स्कीमें यहाँ पे चलती रहती हैं। गऊ घाट से सवारी बैठा लेंगे द्वारकाधीश के लिए, उसके भी 500-500 रुपए पर व्यक्ति, 400 रुपए पर व्यक्ति, 300 रुपए, जो जैसा पट जाए। ना कोई रेट सूची सरकार की तरफ से है, ना रेट लिस्ट है, ना ऑफिस है। हमें इन सब चीजों की वजह से बहुत यहाँ पे असुविधा भी झेलनी पड़ती है, और घाटों का निर्माण तो सरकार खूब चला, और श्रद्धालुओं के साथ जो एक जान से खिलवाड़ भी है, उनकी पूरी जान से खिलवाड़ है सरकार। अब वो तुम्हें दिखा देंगे 2-4-5 यहाँ गोगो पीते, गांजा पीते हुए आपको दिखवा दें, 2-4 भांग पीते दिखवा देंगे, और उनको आके रात पर वो बोट चलाते दिखवा देंगे। देखिए प्रज्ञा, साफ तौर पर देखिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है
कि किस तरीके से जो है ये नाविक नाव को चलाते हैं। यहाँ पर जो है नगर निगम की जिम्मेदारी है, देखभाल की जिम्मेदारी है। अभी और एक व्यक्ति हम इनसे ही बात करेंगे, कैसे हुआ है भैया ये हादसा? मेरा नाम एडवोकेट माधव शर्मा है। देखिए, सबसे पहली चीज, गाइडलाइंस कोई भी नहीं है, ना लाइफ बोर्ड है, ना लाइफ जैकेट है, ना नाव को सरकार चेक करवाती, ना हमारे घाटों पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कोई भी ऑफिस नहीं है। कोई इंसान अगर ऐसे भी डूब जाए तो कोई बचाव नहीं है। आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे इस वाली वीडियो में, किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहने थे, और जब वो नाव अब निकली है, आपने सबने उस नाव की जर्जर हालत देखी है। वो नाव वैसे भी डूबने की स्थिति पे थी। साथ ही मथुरा धर्म की नगरी है। हमारे यहाँ पे पहले बिना ये मोटर की नाव चलती थी तो उसमें आदमी बैठा रहता था। अब ये नई तरीके की नाव आई है, तो सरकार की इसमें कैसी, यहाँ पे प्रशासन की कोई भी गाइडलाइंस नहीं है नाव को लेकर। कोई भी चला सकता है इनको, कैसा भी चला जाए। देखिए प्रज्ञा, साफ तौर पर देखिए लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। यानी अगर छोटा सा बच्चा है वो भी उसको नाव को चला रहा है, तो इसको लेकर जो है लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। और इस घटना का मुख्य कारण ही यही है कि इन पर, नाविकों पर, नाव वालों पर कोई अंकुश न लगना। तो ये एक जान से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नौका विहार करते हैं, यमुना नदी में पूजा अर्चना करते हैं और नाव में घूमते हैं। बिल्कुल फारूक, क्योंकि जिस तरीके से जो वहां पे लोग मौजूद हैं वो भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। कोई गाइडलाइन नहीं है, लोग मनमानी तरीके से नाव या जो वोट है वो चलाते हैं। लेकिन इसमें अगर सवाल किया जाए फारूक, तो क्या इस घटना के बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई एक्शन लिया गया है, या कोई जो ऑपरेटर है उनके खिलाफ कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है अभी तक? देखिए प्रज्ञा, अभी तक जो है किसी भी विभाग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही निगम के प्रति, नगर निगम के प्रति कोई जिम्मेदारी अभी तय की गई है। कहीं भी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी अभी तय नहीं की गई है। लेकिन अभी जो है ये जिम्मेदारियां जरूर तय होनी चाहिए, क्योंकि एक हादसा बहुत बड़ा हुआ हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ मथुरा एक धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है। श्रद्धालुओं का आवागमन यहाँ पर बना रहता है। मथुरा वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए, राजधराज द्वारकाधीश जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। इसको लेकर जो है नाविक जो है अपनी मनमानी करते हैं और इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। प्रज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, अब तक 10 लोगों के शव जो है वो निकाले गए हैं। जिस तरीके से ये बड़ी घटना सामने हुई है उसमें प्रशासनिक लापरवाही जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना मझोला क्षेत्र के आजाद नगर स्थित बैतुस सलात इमामबाड़े में ईरान के सुप्रीम लीडर मरहूम आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। आपको बता दें, इस सभा का उद्देश्य शहीदों को याद करते हुए उन्हें इसाले सबाब पेश करना और एकता का संदेश देना बताया गया। वक्ताओं ने शिया सुन्नी एकजुटता पर जोर देते हुए आपसी मतभेद को भुलाकर भाईचारे को मजबूत करने की अपील भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अक्सर अफराद को ये इल्म है कि आज की ये मजलिस शोहदाए ईरान और बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा के जो शहीद इंसानियत हैं जनाब सैयद अली खामेनेई साहब की याद में एक मजलिस तरहीम भी थी और शोक सभा जिसको हम कहते हैं वो मुनक़िद की गई थी। बहरहाल ईरान कल्चर हाउस से जो खाना फ़रहंगे इस्लामी ईरान दर हिंद है वहाँ से तशरीफ़ लाए थे आयतुल्लाह जनाब अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब, और उससे पहले कई उलमा ने मुफस्सल बयान दिया और सब लोगों को भाईचारा और अमन के साथ रहने का एक पैगाम दिया। Actually, Iran didn't want this war, didn't started this war, didn't initiated this war, and never ever Iran wants any more, any crisis, any conflict in the region, because Iran believes that due to the war in this region,
especially Strait of Hormuz. Majority of countries on the world, they will be suffered, they will be harmed, and a lot of innocent people will be harmed and suffered by the price of gas, by the price of oil, and some other goods. We don't want anyone to be suffered. We don't want anyone to be harmed, and we are looking for the peace. We are looking for the justice. We are looking for the humanity, and we hope that all world leaders come together and put their voice together and prevent for continuation of. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टीवी जगत के लोकप्रिय चेहरे और रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला और इन दिनों बिहार की राजधानी पटना के दौरे पर हैं। अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने शहर की संस्कृति, लोगों की गर्मजोशी और बिहार की ऊर्जा की जमकर तारीफ की। प्रिंस नरूला ने कहा कि पटना आकर उन्हें बेहद अच्छा अनुभव मिला और यहाँ के लोगों का अपनापन दिल को छू लेने वाला है। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री युविका चौधरी भी मौजूद रहीं। दोनों ने पटना की स्थानीय संस्कृति को करीब से महसूस किया और शहर के माहौल का आनंद लिया। बिहार में आके तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अपनापन। और कहते हैं ना, हिंदुस्तान में रह के अगर बिहार में द ग्रुप ऑफ एजुकेशन के लिए एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। और बिहार में आके तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अपनापन। और कहते हैं ना, हिंदुस्तान में रह के अगर बिहार नहीं आए तो क्या है। सर आज मैं कॉलेज आया हूँ, मदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। सो वहाँ पर हम बच्चों से मिलने आए हैं, तो अभी बस सीधा वहाँ होटल जाके वही निकल जाएंगे उसके बाद कॉलेज। मेरा दूसरी बार है यहाँ पटना में, दूसरी बार आया हूँ पटना में, और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं यार, अपना मानते हैं। द ग्रुप ऑफ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।